हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी। मैं इस एकेडमी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट की फैकल्टी हूं। हमारी एकेडमी लखनऊ में है और पिछले 5 सालों से हम लोग एसएससी जेई और TG2 इलेक्ट्रीशियन की तैयारी करवाते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं। कभी लखनऊ आना हो तो ज़रूर आके मिलिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस समय यूट्यूब पर एक लेक्चर सीरीज हम यहाँ चला रहे हैं और सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसमें पहला चैप्टर हो गया है। फर्स्ट चैप्टर का नाम था फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण। उसमें काफ़ी डिटेल चर्चा हम लोगों ने की थी, करीब 25 लेक्चर उसमें आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में मिलेंगे। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन का आज ये दूसरा लेक्चर होगा। तो आइए समय बहुत ख़राब ना करें। सिविल के बच्चे हों और अगर मैकेनिकल के बच्चे हों तो दोनों के लिए ही ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स बेसिक कोर्स है आप दोनों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है चैप्टर 2 है, फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है। एक लेक्चर हो चुका है जो फ्रिक्शन फोर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है, कहाँ डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है, उसकी चर्चा हम लोगों ने लेक्चर 1 में किया है। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और फ्रिक्शन इस चैप्टर में जो यूज्ड होने वाली टर्मिनोलॉजी है, जैसे फ्रिक्शन एंगल, जैसे क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ रिपोज, है ना, इन सब चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले कुछ भी करने से पहले जो पिछला लेक्चर है उसका एक जो आउटकम आया था वो जल्दी से उसको रिकैप कर लें, ठीक है। उससे आसानी होगी चीज़ों को लिंक करने में। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक बड़ा सा पत्थर लिया था। उस बड़े से पत्थर को किसी सरफेस पे आपके घर के बाहर जो रोड है उस पर रख के और कहा था इसको इधर घसीटना है। तो जब आप कभी महसूस करेंगे, ये सब बातें हो चुकी हैं एक बार, कि अगर आप इस पत्थर को इस पॉइंट पे एक रस्सी बांधकर मान लीजिए आप घसीटने की कोशिश करते हैं तो आप करेंगे क्या, इधर एक फोर्स P लगाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इस फोर्स P की वैल्यू अचानक आप बढ़ा देंगे, अचानक नहीं बढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे बढ़ाते हैं। एक्चुअली हम जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं वो ग्रेजुअल फोर्स ही होता है। उसको मिनिमम से मैक्सिमम पहुंचने में कुछ समय तो लगता ही है, भले ही वो 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, 1 सेकंड लगे, लेकिन वो ग्रेजुअल फोर्स है। सडन लोड का मतलब क्या हुआ, अचानक का मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा सा पत्थर है, उसको आपने छोड़ दिया, वो ज़मीन पे गिरा, तो ज़मीन पे उसका टोटल इम्पैक्ट सडन आया, उसे हम सडन लोड कहते हैं। आपने यहाँ रस्सी बांधा तो अचानक 100 न्यूटन का फोर्स लगाना आपके बस की बात नहीं है। आप लगाएंगे, जीरो होगा, फिर जीरो से 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते जाके 100 जाएगा, समय भले कुछ उसमें कम लगे। तो यही प्रक्रिया होती है। तो आपने कहा था कि जब हम इस फोर्स की वैल्यू P = 0 रखते हैं मतलब हमने कुछ नहीं लगाया। जब P की वैल्यू 0 थी तो बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में थी, इसकी चर्चा करने के लिए बात हुई थी। इस बॉडी की FBD बनाएंगे। FBD फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का डिटेल में बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसकी चर्चा वहाँ होगी, हम समझ चुके हैं। तो इसकी FBD बनाएंगे, उस FBD में इसका वेट नीचे काम करेगा, ये इसका वेट हो गया जो कि W है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन ऊपर काम करेगा, ये बात हुई थी। रिएक्शन इस पर ऊपर काम करेगी, ये नॉर्मल रिएक्शन है R और ये W है। तो पता ये चलता है कि जब हम बॉडी को फोर्स P से घसीटते हैं तो इसमें 3 तरह की स्टेज पैदा होती है। एक तो क्या है कि हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, 0 1 2 3 4 4 ऐसे करते हुए बढ़ रहे हैं, लेकिन बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक समय तक तो बॉडी मूव नहीं करती है, मतलब P की वैल्यू मान लीजिए हमने बढ़ा के 5 किया P की वैल्यू, फिर उसके बाद 20 किया, P की वैल्यू मूव ही नहीं कर रही है। ऐसे करते करते एक समय तक आता है कि बॉडी मूव नहीं करती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अब आपको लगता है कि अगर P की कोई एक वैल्यू हो जाती है, कोई भी P की मान लेते हैं, ये 5 20 30 15 होते होते ऐसे करके सपोज दैट 580 न्यूटन हो गया। उसी 580 न्यूटन को हम लिख रहे हैं A, सपोज दैट A न्यूटन हो गया, ठीक है। तो इस पर एक खास घटना घटती है, 0 से लेकर और A के नीचे तो एक ही चीज़ है कि मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूं लेकिन बॉडी मूव करने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जब बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए तो एक घटना क्या घटी, अब मुझे लगने लगा कि बॉडी मूव करने वाली है, अभी भी रेस्ट में ही है, उसकी बात नहीं है, बॉडी अभी भी रेस्ट में है, लेकिन मुझे लगने लगा कि अब थोड़ी सी अगर इस पर कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई हल्का सा कोई सहारा दे दे तो मूव करने वाली हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे एक घटना खास घटती है, ठीक है। चलिए
अच्छा, इसके ऊपर पता चलता है कि अगर थोड़ा सा पी फोर्स में कोई बच्चा भी आके जरा सा हेल्प कर दे, मान ले वो हेल्प का नाम है डेल्टा पी, हल्का सा फोर्स भी किसी ने ऐड कर दिया तो ये बॉडी मूव कर जाती है ना। तो इधर तो मैंने, ये कौन सा फोर्स था, इधर अप्लाइड फोर्स था, ये हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको कहते हैं अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स हुआ, ये हमारे हाथ में है, जितना मन करे उतना लगाएंगे, है ना। बॉडी मूव कर गई तो मूव करने के बाद ज़्यादा तेज मूव कराना है तो ज़्यादा लगाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो अभी बात नहीं आई, पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि जैसे जैसे इधर फोर्स P इक्वल टू 0, 5, 20 तक बढ़ता है तो पता चला था, लेक्चर देखिएगा, कि इधर भी ये फोर्स एक अदृश्य फोर्स, एक इनविजिबल फोर्स होता है जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। वो फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी पर, इन दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पर ऐड करना शुरू कर देता है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। एक्चुअली ऐड तो यहाँ करता है, लेकिन क्योंकि बॉडी की हाइट को हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं तो चीज़ों को स्पष्ट से हम समझ पाएँ, इसलिए इस फोर्स को यहाँ ना दिखाकर, इस फोर्स को यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखाएंगे। एक्चुअली क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेस का जहाँ कांटेक्ट होगा उसी के बीच में तो एक्ट करेगा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट नहीं कर रहा होगा, सही बात तो यही है। लेकिन इसकी हाइट को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं कि बहुत छोटी बॉडी है, और बॉडी बड़ी भी है तो हाइट कम है। तो अभी इसकी चर्चा किसी क्वेश्चन में करेंगे, कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस फोर्स को यहाँ ना देख के हम यहाँ देख रहे हैं सेंटर पे, तो इस एरो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये एरो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहाँ देख रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो आपने कहा कि इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब बात ये आई थी कि जब इधर फ्रिक्शन फोर्स को F से लिखा जाएगा, P से नहीं लिखेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को F से लिखेंगे। तो जब P की वैल्यू 0 थी तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0 था। जैसे जैसे आपने P को बढ़ाया, P की वैल्यू आपने 5 किया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 5 हो गई, फिर P की वैल्यू आपने 20 किया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 20 हो गई। ये भी बढ़ रहा था, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि जब आपने P की वैल्यू A किया तो इधर भी P की वैल्यू अपनी मैक्सिमम सीमा पर आ गया। लेकिन अब जब आपने इस साइड डेल्टा P बढ़ाया, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाया, तो इधर डेल्टा P ऐड नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ते 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 इसके सामने देखा जाए, जब P की वैल्यू A हो गई तो F की वैल्यू भी A हो गई। मैंने गलती से यहाँ पे F लिख दिया है, P लिख दिया है, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है, ये भी F है, ठीक। तो ये F है, तो F की वैल्यू भी कितनी हो गई है, तो उसी के इक्वल ही, ठीक है, ये इक्वल हो गया, तभी तो बॉडी मूव नहीं की। लेकिन एक खास घटना घटी कि अब इसने कहा कि मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता। अब आपने, एक बच्चे ने डेल्टा P लगाया तो इसने कहा कि मेरे बस का नहीं है, मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। तो अब यहाँ पे पता चलता है कि एक बीच में इस पॉइंट पे जब P की वैल्यू A, F की वैल्यू A होती है तो एक खास घटना घटती है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन। जरा देखा जाए, इसको समझा जाए कि क्या कहना चाहता है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो बॉक्स के अंदर बंद हो रहा है, ये बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। ये एक खास घटना प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, देखिए, ये कहता क्या है कि इस समय ये वो लेवल है, ये वो सीमा है, ये वो सीमा है जिसके बाद फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के साथ बढ़ना बंद कर देता है। देखिए यहां तक दोनों तरफ देखिए, P की वैल्यू 0, F की वैल्यू 0, बढ़ते 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 यहां तक पहुंचे, लेकिन इसके बाद इसने बढ़ना बंद कर दिया, ये बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो एक बात, खास बात निकल आई कि इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू आ रही है फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखिए, इसको कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक बात ये समझ में आ गई, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी। अच्छा, किसके इक्वल होगी, तो आपने कहा था फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर होगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे देखा जाए तो आप कह रहे हैं क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर है, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखी जाए कि बॉडी रेस्ट में कहाँ कहाँ है, तो आप कहेंगे कि
जब मैक्सिमम लिमिट है तो भी रेस्ट में है बॉडी, और इसके नीचे देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ भी बॉडी हमें रेस्ट में ही मिलती है, यहाँ भी बॉडी हमें रेस्ट में मिलती है। हाँ, इसके ऊपर बॉडी हमें मूव करती हुई दिखाई पड़ती है, ये बॉडी हमें मूव करती हुई दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो एक स्टेट है, ये रेस्ट और मूव के बीच का एक मार्जिन लाइन है, वर्ज कंडीशन है ना। तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा आपको कि आप कहेंगे बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव, मूव करने वाली है। इस कंडीशन पे आप कहेंगे, यहाँ पे क्या हो सकता है, आप कहेंगे कि बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। ये बात समझ में आ रही है? यहां पे बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव की स्थिति में है, ठीक है, यहां बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव की स्थिति में है, इसीलिए इसे कहेंगे लिमिटिंग कंडीशन, है ना। लिमिटिंग को थोड़ा हिंदी में समझा जाए, कहते हैं सीमांत घर्षण की अवस्था। सीमांत, सीमा का अंत, किसकी सीमा का अंत? तो बात समझिए, फ्रिक्शन फोर्स के बढ़ने की सीमा का अंत, जहां पे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने की सीमा खत्म हो गई उसे कह रहे हैं सीमांत। जहां पर रेस्ट होने की सीमा खत्म हो गई, इसके बाद बॉडी रेस्ट में रह ही नहीं सकती, तो जहां पर बॉडी ने स्टैटिक कंडीशन को छोड़कर डायनामिक कंडीशन में कदम रखा, वो जो लाइन है, बाउंड्री लाइन है, उसी को कह रहे हैं लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो हमारे ये बात यहाँ समझ में आती है कि लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन में 3 केस मिलते हैं। पहला केस क्या मिलता है कि पहला केस कि लिमिटिंग कंडीशन के ऊपर, एबव लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। दूसरा केस क्या मिलता है, ऑन लिमिटिंग कंडीशन, और तीसरा केस क्या मिलता है, बिलो लिमिटिंग कंडीशन। अब जरा बात समझा जाए, इसमें होता क्या है, अगर एबव लिमिटिंग कंडीशन है तो बॉडी हमारी मूव करेगी, पहली बात। ऑन द लिमिटिंग कंडीशन है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, दूसरी बात। और इस पे भी बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी जब तक बिलो लिमिटिंग कंडीशन है। बस खास बात क्या है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम हमें इसी पे लेके चलना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। बॉडी रेस्ट में तो रहेगी, है ना, लेकिन खास फिनोमेना क्या है कि इन दोनों के बीच में एक स्टेट का चेंज हो रहा है, तो एक मार्जिन लाइन आ रही है, ये एक खास अवस्था है, एक क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है ना। यह बॉडी हमारी रेस्ट में रहेगी। दूसरी बात क्या कहें, अगर इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, है ना, तो यहाँ पे दिखाई क्या पड़ेगा कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, तो आप कहेंगे म्यू आर के बराबर होगा, ठीक है ना। इसकी बात करें यहाँ पे तो आप कहेंगे कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स, ये जो हमारा अप्लाइड फोर्स है उसके इक्वल होगा, कितना होगा, अप्लाइड फोर्स जितना होगा उतना होगा। तो आप लिख सकते हैं F की वैल्यू हमेशा P के इक्वल होगी। अच्छा, इस स्टेट की बात करें तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से कम हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बी लेस देन अप्लाइड फोर्स। देखिए ये P प्लस डेल्टा P है, और ये तो P ही रह गया ना, ये तो यही रह गया, ये तो यही वैल्यू रह गई जितनी P की F की वैल्यू A थी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, इसलिए बॉडी हमारी यहाँ पे मूव कर रही है। तो इन सारे केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट केस क्या है, ये है, ठीक है। तो बेटा एक बात यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि F इक्वल टू म्यू आर, ये जो आप बहुत आंख बंद करके कहीं भी लगा देते हैं, फ्रिक्शन का नाम सुनते ही क्या कहते हैं, F इक्वल टू म्यू आर, है ना। ये जो आंख बंद करके लगाने की आदत पड़ी है, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है। ये केवल और केवल कहाँ वैलिड है, इस कंडीशन पे, जब हमारा ये केस बन जाए, बॉडी हमारी जस्ट अबाउट टू मूव हो जाए। जस्ट अबाउट टू मूव को ही हम लोग कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन। तो ये केवल यहीं लगेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली एट द लिमिटिंग कंडीशन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब ये तो हमारा पिछले लेक्चर का करीब 15 मिनट निकल गए रिकैप करने में, आपको कलेक्ट करने में, ठीक है।
तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि फ्रिक्शन में हमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, कुछ टर्म्स यूज करने हैं, है ना, आगे चल के स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, तो जो पहला टर्म है वो है फ्रिक्शन एंगल, जिसको कहते हैं घर्षण कोण, और लिखते हैं लैम्डा से। तो जरा इसके लिए बाकी चीज़ों को साफ करके फिर से थोड़ा सा काम कुछ किया जाए। ठीक है, आइए तो एक बार सफाई अभियान में लगा जाए पूरा साफ करके। ठीक, और फिर इसी फिगर में हम लोग फिर से काम करें। ठीक है, आइए तो अब हम लोग समझने चल रहे हैं फ्रिक्शन एंगल। एंगल है तो जाहिर सी बात है कोई कोण होगा, कोई एंगल होगा, तो किसी दो लाइनों के बीच की बात ही कर रहा होगा। वो दो लाइनें कौन सी हैं उसको समझने के लिए आपके पास एक ये डेफिनेशन है, इसको एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद इसी को हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे ये दो लाइनें होंगी। ठीक है, आइए इसको देखा जाएगा कहाँ दो लाइनें होंगी। ठीक, क्या लिखा है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, पढ़ लीजिए। अब इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद ये डेफिनेशन अपने आप ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, है ना। ठीक, क्या कहना है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो जाहिर सी बात है कि इस बॉडी का अगर बीडी बनाया जाए, तो अभी तो बनाया था, क्या बनाया था कि इस पर एक फोर्स लग रहा था, इसका वेट जो कि नीचे काम कर रहा था W, और इसका रिएक्शन ऊपर काम कर रहा था, ये हुआ रिएक्शन। ठीक है, दूसरी बात क्या हुआ कि हमने इसके इस साइड में अप्लाइड फोर्स P लगाया, ये अप्लाइड फोर्स P है। ठीक है, और P की वैल्यू बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इतना बढ़ा दिया कि वही लिमिटिंग कंडीशन पे आ गए। उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स बेटा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है जिसको हम कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कितना होगा, तो आप कहते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू म्यू आर होगी, है ना। इस वक्त ये बॉडी आप कह सकते हैं कि बॉडी हमारी लिमिटिंग कंडीशन में है, सीमांत घर्षण की अवस्था में है। अब जरा देखिए हमारा अगला मकसद क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन, अविलंब प्रतिक्रिया और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट निकालने की बात करें। क्यों, क्योंकि कह रहा है एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन और ये हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दोनों का परिणामी बल निकाला जाए। तो परिणामी बल निकालने के लिए एक ही तरीका है कि हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को जो डायग्राम बना के देखा जाए कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से कैसे हम रिजल्टेंट फोर्स निकालने की बात कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन दो बलों से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स आपस में 90 डिग्री पर हैं, तो वो जो पैरेललोग्राम बनेगा एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर जैसा कुछ दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये एक रेक्टेंगल सा दिख रहा है। अब इसका अगर कोई कहे बेटा रिजल्टेंट कितना है, तो आप क्या कहेंगे, इसका रिजल्टेंट कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे भाई इसका रिजल्टेंट, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ से जो इसका डायगोनल होगा, जो इसका विकर्ण होगा, ये इसका रिजल्टेंट शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात पहुँच गई। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट हमने निकाल लिया। हम मान लेते हैं रिजल्टेंट क्या है, S है। ठीक है, अब एंगल किसके बीच का, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच के इस एंगल को नाम दिया जा रहा है फ्रिक्शन एंगल, कहा जा रहा है लैम्डा। अब इस डेफिनेशन को इस फिगर से मिलाकर आप पढ़ने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आ रहा है। इसी लैम्डा को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, चलिए, तो भाई पहला काम तो हम रिजल्टेंट ही निकाल लें। रिजल्टेंट निकालने की बात करें, रिजल्टेंट निकालने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए जरा, वही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो म्यू आर है। ये हाइट कितनी होगी, तो जितना रिजल्टेंट आर होगा वही हाइट ये भी होगी आर। ठीक है, तो इसको हम आर लिख सकते हैं बाबू, तो ये आर लिख लिया गया। अब इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस लगाने से आपको कोई रोकेगा नहीं। तो क्या लिखेंगे, एस का स्क्वायर, एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस म्यू आर स्क्वायर, तो म्यू आर का होल स्क्वायर
ये आपने अप्लाई किया पाइथागोरस, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचता हुआ दिखाई पड़ता है 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और एस को अगर देखा जाए तो अंडर रूट इधर स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये तो रिजल्टेंट की बात कर लिया है ना, क्योंकि डेफिनेशन में रिजल्टेंट कहा गया था। बहरहाल रिजल्टेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन डेफिनेशन में बात हुई थी भाई रिजल्टेंट को देखना चाहिए, तो ये रिजल्टेंट कितना है ये हमने बता दिया ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं लैम्डा की। ठीक, ये जो लैम्डा है जो हमारा मकसद है निकालना, आइए लैम्डा की बात किया जाए। ठीक है, देखिए थोड़ा इसको छोटा करके देखा जाए, जगह बन जाए। ठीक, हाँ ये इधर देखिए लैम्डा, हमें लैम्डा निकालना है तो क्या करना है, इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की ज़रा देखा जाए ध्यान से तो क्या दिखाई पड़ता है, इस ट्रायंगल में तो मालूम ही है एस है, ये हाइट आर है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक उतना ही होगा जितना इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक होगा, ये कितना है म्यू आर है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस भी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हुई, ये हुई म्यू आर, दिस इज म्यू आर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में अगर हम चाहें तो कुछ साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल का कोई भी रेशियो निकाल के लगा सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर ये ट्रायंगल है तो ये लंब है, ये आधार है ना, हाइट है, ये बेस है, तो इसको हम tan लगा देते हैं यहाँ पे। अगर tan, तो आप लिख सकते हैं tan लैम्डा इक्वल टू हाइट अपॉन बेस या लंब बटे आधार। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं म्यू आर डिवाइड बाई आर। ठीक है ना, यहाँ से आप देखेंगे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा कि tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा या tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। ये एक फॉर्मूला आपके सामने डेवलप हो गया। अगर कोई कहता है लैम्डा निकालिए तो कुछ खास नहीं करना है, आप लिखेंगे tan इनवर्स म्यू, कैलकुलेटर में म्यू की वैल्यू आप रख के देख लेंगे और आपको एक एंगल मिल जाएगा लैम्डा। ठीक है ना, तो याद करने के लिए फॉर्मूला ये बेहतर है, इसको ज़रा याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये फ्रिक्शन एंगल आपने निकाल लिया, लेकिन ध्यान लेने वाली बात क्या है, ये फ्रिक्शन एंगल आपने तब कैलकुलेट किया है जब ये जो बॉडी है, ये बॉडी सीमांत घर्षण की अवस्था में है, लिमिटिंग कंडीशन पे है। लिमिटिंग कंडीशन क्या, लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण की अवस्था पर, सीमांत घर्षण की अवस्था पर लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन की कंडीशन पर ही ये फॉर्मूला वैलिड है, उसके नीचे या उसके ऊपर बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो आज अभी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि फ्रिक्शन एंगल क्या होता है। अगला वीडियो में मिलेंगे और जल्दी से उसमें देखेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, फिर देखेंगे फ्रिक्शन एंगल और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए आज के वीडियो को थोड़ा सा आप विजुलाइज दोबारा से करिएगा, लेकिन पहला लेक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रिक्शन का जो पहला लेक्चर है ना, वो जरूर देखिएगा, जो इसके ठीक पहले है प्ले लिस्ट में, है ना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ रिपोज, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बेस्ट विशेष।